Hello friends. So now we will study our next topic, that is Government of India Act 1858. So till now we have studied already various charter acts before 1858. So Charter Act 1853 is the last charter act which actually ensures the continuation of the rule of East India Company. But as you know that the Great Revolt of 1857 has taken place in 1857, which is called the India's first war of independence, and that has shook the foundation of the British Empire. ठीक है ना, इसने शुक कर दिया था, शेक कर दिया था. ब्रिटिशर्स को अभी तक लगता था दे आर इनविंसिबल एंड nobody can oppose them, their rule, because they are very powerful, and Indians cannot Indians are foolish people, or Indians are illiterate people. They cannot understand their rights, or even they cannot understand they are being exploited. But this illusion of the British people that the Indians are fool and they cannot understand their rights has been shattered due to due to this India's first war of independence, which has taken place in 1857. So due to this war of independence in 1857, now British government has thought that now it is the time, and now because of this, time has come to directly taken over the rule of the British India territories, or the India direct rule of British over India. So it is time has come to take over the rule of India from the East India Company and take India under its rule directly. मतलब डायरेक्टली रूल इंडिया पे करने के लिए वो आगे बढ़ गए. उन्होंने उन्होंने इंडिया में रूल करने के लिए तैयार हो गए इन 1858. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के माध्यम से British government has started its direct rule over India. तो डायरेक्ट रूल इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से आया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्ट, not much to be not many points to be understood, but major point is कि it totally absolves, it totally or completely dissolves the rule of East India Company. भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया. आप जानते हैं कि 1853 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी, और 1853 में तो यही था कि इनका रूल कभी भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इनका चार्टर उस टाइम तक बढ़ाया गया था जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये रहना चाहिए. और 1858 में एकदम इनका रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया. डिसॉल्व द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इसका रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया. एंड द क्राउन टेक्स ओवर the rule of India डायरेक्टली रूल स्टार्ट कर दिया इंडिया पे इस एक्ट के माध्यम से. और आप जानते हैं कि लॉर्ड स्टैनले हैं, लॉर्ड स्टैनले he was the first Secretary of State for India. ठीक है. बेसिकली क्या हुआ, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया और क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया रूल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. पूरी तरीके से कंट्रोल में क्राउन के डायरेक्ट आ गया. ठीक है. अब क्योंकि ये रूल आ गया तो इससे क्या क्या चेंजेस हुए हम वो देख लेते हैं. अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए. लॉर्ड स्टैनले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गए. लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे क्या, ये हम समझ लेते हैं. इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अबोलिश कर दिए. सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप जानते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल was abolished. कंट्रोल was abolished. ठीक है ना, ये अबोलिश कर दिया गया, ये खत्म कर दिए गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे शेयर होल्डर्स,
एंड शेयर होल्डर्स नहीं, डायरेक्टर्स ही होते थे, शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स होते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप जानते थे जो कि कंट्रोल करता था ब्रिटिश लंदन में बैठ के, जो एक्चुअली बोर्ड जो कंट्रोल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़, जो एक्चुअली क्राउन जो ब्रिटिश जो मैंने इसका कंपोजिशन भी आपको बताया था, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और 2 मेंबर्स थे, नॉट नेसेसरीली मेंबर्स ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो कहीं ना कहीं ये क्राउन अपॉइंटेड मेंबर्स होते थे, क्राउन ही इनको अपॉइंट करता था, बट ये अबॉलिश कर दिए गए। अर्न अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की न्यू पोस्ट क्रिएट की फॉर इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के लिए न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड, और जिसमें और लॉर्ड स्टैनले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो गए। एंड दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये मेंबर होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे, ठीक है। एंड अपॉइंटेड बाय द क्राउन, और ये अपॉइंट कौन करता था? क्राउन अपॉइंट करता था, गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती थी। और लॉर्ड स्टैनले बिकम्स द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड सिमिलरली गवर्नर जनरल जो थे ऑफ इंडिया, उनका रीनेम कर दिया था वाइसरॉय। सो आई राइट इट हियर, गवर्नर जनरल फॉर इंडिया, इनको रीनेम किया था, इनकी पोस्ट को रीनेम्ड एज वाइसरॉय फॉर इंडिया, वाइसरॉय हो गए थे ये। एंड हु बिकम्स द फर्स्ट वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकम्स द फर्स्ट वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग बिकम्स द फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइसरॉय की जो काउंसिल थी, आप जानते हैं गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो 1853 चार्टर एक्ट के माध्यम से, वो ऐसी ही रही, बट वाइसरॉय उनको रीनेम कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। मोटे मोटे तौर पे ये चेंजेस इस एक्ट ने किए थे। अब इसके बाद आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, वो हम देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वो क्यों आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861? बेसिकली गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल अपने हाथ में तो ले लिया, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे, और गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय थे वो रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो डायरेक्टली एक तरह से रूल पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। लेकिन क्या था कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो यही था कि इंडियंस फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, मतलब रूल कोई विदेशी कर रहा है और उनको कोई अधिकार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इसी वजह से इसी कारण 1861 काउंसिल्स एक्ट लेकर आया गया, ताकि इंडियंस को कुछ लेवल पे सेटिस्फाई किया जाए, कुछ उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, या कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं काउंसिल के अंदर या गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि इंडियंस को लगे कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन है या उनको कुछ अधिकार दिए जाएं। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट उनको इंडियंस की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए लाया गया, ताकि उनको लगे सेल्फ रूल लगे, उनको ऐसा ना लगे आउटसाइड कोई विदेशी रूल ना लगे, कॉलोनियल रूल ना लगे, उनको सेल्फ रूल लगे कि उनका ही रूल है। तो इसलिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 लाया गया, उसको हम देख लेते हैं। So I'll make another lecture of Indian Councils Act 1861.